देश के करोड़ों शोषितों, दलितों और वंचितों के मसीहा बाबा साहेब अंबेडकर की पूजा भगवान की तरह होती है। उनका त्याग, समर्पण और संघर्ष समाज की अंतिम पंक्ति को भी शक्ति देता है। उनकी महानता पर कोई बहस होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस आज हमें ये करना पड़ रहा है। सियासत दरअसल है ही ऐसी, जहां पर कोई गुंजाइश नहीं होती वहां पर भी बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है। पूरा का पूरा विपक्ष अमित शाह पर हमलावर है। हंगामे का सबब अंबेडकर का अपमान, जिसका आरोप लगा। राज्यसभा में अमित शाह ने 3 मिनट 40 सेकंड का भाषण दिया, लेकिन उनका 12 सेकंड का वीडियो प्रसारित कर कांग्रेस ने बवाल मचा दिया। अमित शाह कांग्रेस को उसका शासनकाल याद दिला रहे थे और इसी बीच उन्होंने बाबा साहेब को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके जरिए वो कांग्रेस पर हमलावर हो रहे थे। अब विपक्ष ये कह रहा है कि मान न मान, ये बाबा साहेब का अपमान है और इसे लेकर आज दिन भर सियासी नूरा कश्ती होती रही। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अब से थोड़ी ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। जाहिर है सियासी लड़ाई अब आर पार की हो चली है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीच में एंट्री ली और बाबा साहेब के लिए किए गए अपने कार्यों का उदाहरण दिया। कांग्रेस के शासनकाल में बाबा साहेब के साथ हुए अन्याय का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से पूछा कि उनके शासनकाल में बाबा साहेब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, जबकि बाबा साहेब ने संविधान की रचना कर देश के एक एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा की। पीएम ने पूछा कि अगर कांग्रेस बाबा साहेब का इतना ही सम्मान करती है तो क्यों उन्हें चुनाव हरवाने के लिए 2-2 बार पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और बाबा साहेब की हार को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया गया। संसद में आज इसी मुद्दे पर संग्राम तेज होता नजर आया। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में बाबा साहेब की तस्वीरों को लेकर प्रोटेस्ट किया। विपक्ष का आरोप यह है कि बीजेपी न सिर्फ संविधान विरोधी है, बल्कि वो बाबा साहेब से भी नफरत करती है और इस मुद्दे ने देश का सियासी पारा चरम पर ला दिया है। सवाल यह कि क्या बाबा साहेब मौजूदा दौर में सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह गए? क्या सिर्फ वोट बैंक की चिंता में बाबा साहेब के आगे सिर सम्मान से झुकता है? तमाम सवालों के साथ दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर हुई सियासी उठापटक सुनिए। मेरा सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर ऑल ऑफ अस इज अ फादर फिगर, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुनिए, अरे एक बार मेरी सुनो। गृह मंत्री जी ने कल अपमानित किया है इस संविधान के निर्माता को। उन्होंने अपमानित ही नहीं किया, आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से अपमानित किया, उसी का बारे में जिक्र किया था। 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उतार करके पूरा वक्तव्य को हटा करके देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा, मैं उसका खंडन करता हूं सर। उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। पूरा का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया। आप मेरे को नहीं सुना चाहते? The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 19th December 2024. राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना, मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। और आइए चर्चा की शुरुआत करने से पहले सवालों का जिक्र कर लेते हैं। पहला सवाल आज यही है कि क्या अंबेडकर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है? दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस ने अमित शाह का पूरा भाषण आखिर क्यों नहीं दिखाया? क्या अमित शाह की स्पीच गलत तरीके से पेश की गई है? क्या वाकई अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है? पांचवा सवाल ये कि क्या सियासी दलों का अंबेडकर प्रेम सिर्फ और सिर्फ दिखावा है?
हमारे साथ विवेक कोटे साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेहमान के तौर पर है। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर है। आदर्श उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहला शुरुआत राकेश शुक्ला जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि शाजिया इल्मी जैसे ही जुड़ेंगे फिर उसके बाद मैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ प्रतिक्रिया की शुरुआत करूंगी। राकेश शुक्ला सर, जिस तरीके से अंबेडकर का नाम ले लेके मान सम्मान की लड़ाई को सामने रखते हुए कि कौन अंबेडकर को ज्यादा मानता है, कौन अंबेडकर का ज्यादा सम्मान करता है, आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्या अंबेडकर भी सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह गए हैं? जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। यदि अंबेडकर जी वोट की राजनीति नहीं होते तो आज अंबेडकर जी के मुद्दे को लेकर कितना बड़ा बवाल खड़ा नहीं किया जाए। ये सच्चाई है कि अमित शाह जी ने जो बातें कही पार्लियामेंट में, वो एक सामान्य बोलचाल की भाषा थी। उसके पीछे कोई ऐसा भाव नहीं था कि अंबेडकर जी का कहीं पे सम्मान को ठेस पहुंचाने का विषय था। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सामान्यतः है, जो पार्लियामेंट में आमतौर पर सांसद ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो सामान्य जनमानस और वहां बैठे हुए सदस्य आसानी से समझ सके। उसके आगे पीछे की बातों को हटा के सिर्फ 11 सेकंड का क्लिप दिखाना, ये आज एक नया पैटर्न बन चुका है। और मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के लिए सोशल मीडिया एक घातक रूप लेता जा रहा है। इसके पहले भी आपको याद होगा 2 क्लिप चली थी। एक चला था कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इन्हीं अमित शाह जी की वो क्लिप चली थी। और एक क्लिप चली थी जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संविधान बदल दिया जाए। ये दोनों क्लिप का असर क्या हुआ आपको पता है कि जब बाद में उसका पूरा सामने आया तो दोनों क्लिप की वास्तविकता ये थी कि इसके पीछे बिल्कुल ये दोनों ये बातें नहीं थी। उसी तरह से आज जिस तरीके से अंबेडकर जी वाली बात को, अमित शाह जी की बात को निकाल के और बाहर प्रचारित किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दलित वोट की पॉलिटिक्स है। कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोट मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसके मन में एक शंका और एक भय है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस के साथ गया हुआ था दलित, वो वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है। तो अब उसे एक इस बात की चिंता और डर सताने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि छिटका हुआ दलित जो हमारे साथ थोड़े समय के लिए आया था वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए। आपका सवाल बिल्कुल मौजूद है कि ये अंबेडकर जी को लेके जो भी ड्रामा चल रहा है वो सिर्फ वोट की राजनीति है। इसके अलावा अंबेडकर जी के मान सम्मान और अपमान की कहानी किसी से छिपी नहीं है। 1952 से लेके और 2020 तक क्या क्या किया गया वो सबको पता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। इसलिए वोट के लिए अंबेडकर जी को इस तरीके से सड़क क्या क्या हुआ, मुझे लगता है उसका जिक्र कहीं ना कहीं बीच बीच में करना पड़ेगा। और विवेक कोटे जी जब अपनी बात को रखेंगे तो फिर मैं आपको काउंटर के लिए रखूंगी। शाजिया इल्मी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शाजिया, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा सीधा सवाल, क्या अमित शाह ने अपमान किया है बाबा साहेब अम्बेडकर का? असल में अमित शाह जी ने अपनी बहुत ही शानदार भाषण में और जिस तरह से कांग्रेस की पोल खोली है और असलियत दिखा दी है, और वो असलियत जिसकी कुछ बारीकियां हम तक पहले पहुंची नहीं थी, वो सारा उन्होंने जिस तरह से सिलसिलेवार एक श्रृंखला के रूप में वो सारी काली करतूते, वो सारे वक्तत्व, वो शब्द और वो एक्शन बाकायदा जो कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो नेहरू जी हो या बाकी कांग्रेस पार्टी हो और के शीर्ष नेता हो, जो उन्होंने लगातार जिससे अंबेडकर जी को का अपमान किया है, उस सबकी फहरिस्त गिना दी है। अब फहरिस्त गिना दी है, फंस गए हैं, उनके मुंह पर उनके आ गई है। बड़े संविधान कर रहे थे, लेकिन जब असलियत सामने आई कि दरअसल क्या कुछ किया है नेहरू जी ने, एक तो अलग बात है कि 2 बार बाकायदा उनको हराया है और उनके इस्तीफे पर भी उनको निरादर इतना किया कि उनका क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो उनकी बुनियादी सोच थी 370 को लेकर, मुस्लिम लेकर, लॉ को लेकर, पर्सनल लॉ को लेकर, हिंदू कोड बिल को लेकर, उन सबके खिलाफ जो उनका रवैया रहा है वो आप देखिए। और बार बार कांग्रेस ने जिस तरह से बी आर अम्बेडकर बाबा साहेब को
एक दलित नेता कहकर ये सुनिश्चित किया कि वो समकक्ष ना खड़े हों नेहरू जी के, इंदिरा गांधी जी के, जानबूझ के। तो वो सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। अब करें तो क्या ना करें। बात सिर्फ दलित राजनीति की नहीं है, बात सम्मान की है एक ऐसे शख्स की जो निर्माता है हमारे संविधान का। संविधान की बात ये करते हैं, एक स्मारक नहीं बना, 50 साल से भारत रत्न नहीं दिया, किसने रोका था बताइए आप। तो जाहिर सी बात है जब ये सब गिरा दिया है तो आप एक निकाल लें उनमें से चीज। सच तो ये है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आप शर्मसार हैं, ठीक है। तार तार हो गई आपकी इज्जत और आपके झूठे बयान और वक्तत्व, और इसलिए अब आप क्या करें, करता क्या ना करता, उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं निकाल कर एक भी। ये वही बात है। तो ये हास्यास्पद है और मुझे लगता है देश को पता चला है कि कितनी संविधान विरोधी और बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी सोच कांग्रेस पार्टी की रही है, सोच भी और नीति भी। ठीक है, जल्दी से कोडे साहब आपके पास आते हुए, ये क्लिप कट पॉलिटिक्स क्यों सर? आपको तो बड़ा इस बात का वो रहता है और हमेशा इस बात का कांग्रेस जिक्र करती है कि आधी अधूरी बातें करने में और इस तरीके के बयान देने में बीजेपी बड़ा माहिर है। लेकिन अगर खुद मैं कांग्रेस से पूछूं तो कांग्रेस की स्थिति क्या भी आ गई है कि छोटी छोटी क्लिप्स निकालेंगे, कुछ सेकंड्स का भाषण निकालेंगे, उसको लोगों के बीच में रखेंगे, फिर उसके नाम पर संसद के अंदर विरोध करेंगे, उसको लेकर हो हल्ला करेंगे, पॉलिटिक्स होगी, वो भी किसके नाम पर? बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर। क्या संविधान का मुद्दा फेल हो रहा है क्या कांग्रेस का? लगता है कि अब बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान तक और असम्मान तक बात लानी पड़ेगी? देखो, जैसा आपने बाकी लोगों को इंटरप्टेड बोलने दिया, वैसा मौका आप मुझे भी दें। सबसे पहले अमित शाह ने कल राज्यसभा में जो वक्तव्य किया वो 5 सेकंड का हो या 11 सेकंड का हो, उससे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है। उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और उनके इस्तीफे की मांग करता हूं और उनसे माफी की अपेक्षा रखता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक ओबीसी कास्ट का, मैं कभी कास्ट का नाम नहीं लेता, लेकिन आज मुझे जबरन लेना पड़ता है। और आज मैं यहाँ जो बैठा हूं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से और उन्होंने दिए हुए संविधान की वजह से। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम हम 100 बार नहीं, हम 1000 बार लेंगे और हमें वो अमित शाह का जो स्वर्ग है ना, उसमें नहीं जाना है। हमें अगर स्वर्ग है तो ये स्वर्ग भारतीय संविधान के माध्यम से जमी पे उतरना है और इसलिए हमारा संघर्ष। तीसरी बात, संघ और अमित शाह के जहन में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जो जहर भरा है, वो जहर आज का नहीं है। जब भी बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया, उसका एनिवर्सरी अभी जल्द ही आएगा, उस दिन से और भारत को भारतीय संविधान दिया उस दिन से ये तथाकथित हिंदुत्ववादी और उनकी पार्टियां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वेष कर रही है। उनके बारे में उनके दिमाग में जहर। अभी उनको कुछ भी बोलने दो, हमने बाबा साहब अम्बेडकर का ये किया, हमने बाबा साहब अम्बेडकर का वो किया, लेकिन उनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। नेहरू जी की किताब पढ़ी है क्या कोडे साहब? मुझे पूरा करने दो। नेहरू जी की किताब पढ़ी है क्या आपने? वरिष्ठ पत्रकार नेहरू जी की किताब आपने पढ़ी है क्या कोडे साहब? देखिए, वो किताब की बात बाद में पता है क्या? अम्बेडकर किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? देखिए मुझे अनइंटरप्टेड मैंने सिर्फ पूछा आपने किताब पढ़ी है कि नहीं? आप दो सर रैली थोड़ी चल रही है, रैली थोड़ी चल रही है कि मुझे इंटरप्ट मत करिएगा, मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। मैंने पूछा कि आपने वो बुक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? नहीं, मुझे पहला नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। देखो मैंने पढ़ी है, लेकिन वो आप मुझे पूछो, मैं आपको पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? आप भी जो नई किताब अम्बेडकर के बारे में आई है, मैंने कहा कि आपने नेहरू जी की किताब पढ़ी है सर कि नहीं पढ़ी है? देखिए मैंने पढ़ी है, लेकिन मुझे पहले पढ़ी है तो उसमें क्या जिक्र है अम्बेडकर साहब का? मुझे ये जो आपने पत्रकार लाए हैं सर, उन पत्रकार जी से मैं पूछना चाहता हूँ क्या जिक्र है उसमें, ये बताइए। जब भारतीय संविधान आया क्या जिक्र है सर, बताइए ना उसमें। अम्बेडकर की प्रतिमा इन लोगों ने कितनी बार जलाई?
उसका कुछ हिसाब देंगे? आप सवाल का जवाब देंगे? भारतीय संविधान के बारे में जो अंबेडकर की देन है और जिसके सवाल का जवाब खड़े हैं, हमारा देश खड़ा है, उस संविधान के बारे में इनके जो गुरु गोलवलकर है उन्होंने क्या लिखा? नेहरू जी की किताब में अंबेडकर को लेकर क्या लिखा है? इस बात का जवाब देंगे आप जो बता रही है झूठा नैरेटिव। अरे आप इस सवाल का जवाब, आपने किताब पढ़ी है ना सर, तो बताइए ना फिर। किताब पढ़ी है तो बताइए क्या लिखा है उसमें। आप बताइए ना क्या लिखा। अरे सर आपने पढ़ी है, आप बताइए। मैंने नहीं पढ़ी है, मैं तो सही बात बोल रही हूँ, मैंने नहीं पढ़ी। आप बताइए क्या लिखा है। बहुत आपने उनको वक्त दिया। आप जो चाहते हो बोलने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। आप बीजेपी का जो पूर्णिमा जी बहुत देर आपने मौका दिया है सर, अब सवाल का जवाब लोगों को बड़ा तकलीफ है। विवेक जी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। विवेक जी अभी तक नहीं बता पाए हैं कि BR अम्बेडकर के खिलाफ क्यों उन्होंने कैंडिडेट उतरवाकर उनको 2 बार क्यों हराया। वही तो मैं बता रहा हूं। अभी मुझे बोलने दो। उन्होंने भारत रत्न 50 साल तक नहीं दिया। अभी मैं आपको ये सवालों के जवाब पढ़िए क्या बता दो मुझे। और जो भीमराव अम्बेडकर जी की किताब थी बाकायदा माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसमें साफ तौर से लिखा है कि वो पूरी फॉरेन पॉलिसी के किस तरह खिलाफ थे। इसके साथ साथ जिस तरह से दलितों के साथ और ओबीसीज के साथ और SC STs के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था, उसके बारे में भी उनकी बहुत सख्त सोच थी और वो खिलाफ थे नेहरू जी के। ना सिर्फ ये, चाहे वो हिंदू कोड बिल की बात हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात हो, इन दोनों इश्यूज पर वो बुरी तरह से अलग थे। जब उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दिया और 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, किस तरह से जब भीमराव अम्बेडकर जी के इस्तीफे की बात आई, उस पर नेहरू जी ने क्या कहा कि कोई उनको मिस नहीं करने वाला है। BR अम्बेडकर जी ने पुरजोर विरोध किया है नेहरू जी की नीतियों का। और अब जब संविधान की बात हो रही है, और बड़ी अच्छी बात है, चुनौती दी ना राहुल जी ने, मुंह की खानी पड़ी, असलियत सामने आ गई सारी। क्या कितने संविधान विरोधी हैं, कितने बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है ये पार्टी, और कितनी झूठी और खुदगर्ज है ये पार्टी और ये पूरा खानदान जिसने हमेशा संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, निरादर किया है बाबा साहब अम्बेडकर का। और ये वही पार्टी है जो UCC, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान जाना चाहता है, आर्टिकल 44 जाना जाता है, उसके तो खिलाफ हैं ये लोग। लेकिन उसी संविधान में जिसका जिक्र नहीं है वक्त का, ठीक है, उसके हक में है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी ने ये भी कहा कि SC ST पर सबसे ज्यादा नरसंहार कांग्रेस के शासन में हुआ है। तारिक खान साहब आपके पास आते हुए माफी चाहूंगी, आदर्श जी थोड़ा सा देरी हो रही है, लेकिन तारिक खान साहब क्योंकि दलितों की शोषितों की बात लगातार हो रही है, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इनकी विरोधी है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि इनसे ज्यादा तो कोई है नहीं दलितों के लिए, वंचितों के लिए, ये उनके साथ हैं, उनके विरोधी हैं। और ये जो अंबेडकर के नाम पर पूरा संग्राम मचा है, ये क्या बेवजह का नैरेटिव है? देखिए, जो भूमिका अंबेडकर साहब की रही है संविधान को बनाने में, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन किसका क्या रोल था, चलिए मतभेद थे, गांधी जी से थे और कांग्रेस से थे, मानता हूं इस बात को। मगर क्या जो लोग उस टाइम बीजेपी के पेरेंट पार्टी थे, या जिनको ये लोग मानते हैं, क्या वो अंबेडकर साहब के साथ थे? 52 के चुनाव में हिंदू महासभा भी चुनाव लड़ी थी अंबेडकर साहब के खिलाफ, तो क्या आप सपोर्ट में थे? नहीं थे। जब 49 में हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने कहा कि उसमें महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाए, उनको तलाक का अधिकार दिया जाए, तो RSS ने बाबा साहब का पुतला फूंका, जगह जगह प्रोग्राम्स किए, ये 1000 जगह मिल जाएगा आपको। तो क्या आप साथ थे? हम मानते हैं इस बात को, मैं मानता हूं इस बात को। इतिहास चिल्ला चिल्ला के गवाही देता है कि बाबा साहब के कुछ मुद्दों पे बहुत मतभेद थे, वो पूना पैक्ट से लेकर और हर जगह पर उसको इंगित भी किया गया है। लेकिन क्या जो लोग आज क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मतभेद थे, तो क्या आपके जो, जिनको आप मानते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं, आपकी पेरेंट पार्टी है, वो साथ थी? नहीं थी। इतिहास यही बताता है। अभी कहा गया कि जो कुछ सेकंड का वीडियो काट कर दिखाया गया, मनमोहन साहब का जो वीडियो काट के दिखाया जाता है, उसका क्या, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का सिर्फ अधिकार है। मनमोहन साहब का 28 सेकंड का 2006 में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 28 मिनट के भाषण को 58 सेकंड में काट के दिखाया गया। मनमोहन सिंह ने क्या कुछ बोला था उसमें? बहुत कुछ बोला था। मैं थोड़ी सी लाइन पढ़कर उसका सुनाना चाहता हूं। मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं।
कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए जरूरी है। सार्वजनिक निवेश जिसके साथ साथ एसटी, एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं, बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मैं लिए ये मानता हूँ कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का होना चाहिए। ये इसकी एडजेसेंट लाइन है या नहीं है तारिक खान साहब? तो अंबेडकर भी तो एडजेसेंट लाइन ही हुई ना। क्या? तो वो तो अंबेडकर का अपमान हो गया ना। कैसे अपमान हुआ सर? कैसे? ब्रीफ करिए ना। 24 घंटा आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अंबेडकर की जगह अगर आप कोई और नाम ले लेते, हम कह रहे हैं महिलाओं को वोटिंग का अधिकार अंबेडकर ने दिया, और आप कह रहे हैं अंबेडकर का नाम ना लो, तो क्यों अंबेडकर का नाम न ले भाई? क्यों न ले? महिलाओं को नहीं हो रहा था, अधिकार नहीं दिए जा रहे थे बराबर के। अंबेडकर साहब ने ओबीसी की पैरवी की, महिलाओं की पैरवी की, तमाम लोगों की पैरवी की और उसको ड्राफ्ट किया, संविधान को बनाया, सबको अधिकार दिए, सबको बराबरी के अधिकार दिए। तो अंबेडकर साहब का नाम मत लो। तो मुझे लगता है कि ये उनको अपमानित करने की बात है। और एक बात है, ये लगातार कहा जा रहा है कि काटा गया, क्लिप को काटा गया। तो क्या मनमोहन सिंह की क्लिप नहीं काटी गई थी? पूरा भाषण दिखाइए। नेताजी के बारे में तमाम बातें कही जाती है कि उन्होंने ये बात कह दी कि फलाना है, धमाका है। नेताजी के बारे में, मुलायम सिंह यादव साहब के बारे में, वो भी 10 सेकंड 15 सेकंड की क्लिप दिखाई जाती है। तो भारत में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इतिहास रहा है क्लिप दिखाने का। 2018 में 10 सेकंड और 2018 में कोटा में यही अमित शाह साहब बोल रहे थे, जो वॉलेंटियर हैं सोशल मीडिया के प्रभारियों के बीच में क्या स्टेटमेंट है, एज इट इज पढ़ रहा हूं, रियल और फेक वी कैन मेक गो एनीथिंग वायरल। सच हो या झूठ, हम कुछ भी फैला सकते हैं। यही अमित शाह ने और पूरी बात भी बताई कि उन्होंने क्या झूठ फैलाया। शाजिया जी होती मैं आपका काउंटर फौरन लेती, लेकिन उससे पहले आदर्श जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि फिर तो ये अगर मैं तारिक खान साहब की बातों के हिसाब से मैं आगे बढ़ूं, तो फिर तो अगर कांग्रेस ये कहती है कि भाई संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली कांग्रेस, न्यायपालिका का अपमान करने वाली कांग्रेस, सेना के शहीदों का अपमान करने वाली कांग्रेस, भारत की भूमि विदेशी देशों को देने वाली कांग्रेस, तो फिर तो इसका पूरा का पूरा कवर अप कांग्रेस कर देगी ना। अगर अंबेडकर साहब के नाम पर क्रेडिट पॉलिटिक्स, अंबेडकर साहब के नाम पर मान सम्मान की राजनीति होती है, तो फिर तो एक समय नेहरू ने भी बहुत कुछ किया था। फिर अगर आज उसको अपमान बताया जाता है तो उसको लेकर बीजेपी कह देती है कि ये तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इसको तो कट क्लिप करके सार्वजनिक किया जा रहा है। देखिए पूर्णिमा जी, आज जो भी मुद्दा विपक्ष ने उठा रखा है उससे एक चीज तो साबित होती है कि BR अम्बेडकर साहब की भारत की राजनीति में क्या इंपॉर्टेंस है। आप मानते होंगे कि प्रधानमंत्री बहुत ही कम मुद्दों पे कभी आके अपना बयान देते हैं, और जो बयान अमित शाह जी की तरफ से आया उस पर प्रधानमंत्री जी को भी अपना क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। पर अमित शाह जी ने वापस एक मास्टर स्ट्रोक खेला, उन्होंने कहीं छुपे नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी बातें रखी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बिंदु या जो मुद्दे उन्होंने रखे वो भी एक सत्य है। भाई भारत रत्न अम्बेडकर साहब को किसने दिया है ये भी एक सच्चाई है, उस शासन काल से पहले क्यों नहीं मिला वो भी एक सच्चाई है। पर एक सच्चाई ये भी है, दलित जो है इस देश के सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हैं। हर लोग अपनी यूज के हिसाब से उनको अपने तरीके से मोबिलाइज करते हैं। बट एक सच्चाई और है, कभी भी आपकी दलित समाज के बीच बैठेंगे ना तो हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर ही बोलेंगे। अम्बेडकर 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 जिस तरीके से अमित शाह जी ने बोला गया, वो उनका एक फ्लो है, उनका लहजा है, वो बड़ा एग्रेसिव होकर लोकसभा में अपनी बातों को रखते हैं। उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, पूरा देश भी जानता है। अब बोलने का तरीका गलत हो सकता है, बट उसका क्लैरिफिकेशन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। बट अगर हम इतिहास में जाएंगे तो इतिहास भी अपनी कई चीजें बताता है कि अम्बेडकर जी के लिए बाकी कांग्रेस ने क्या किया, दूसरी पार्टियों ने क्या करा, उन्होंने हमेशा उस लाइन से अलग चलने की कोशिश करी जिसपे बाबा साहब चलना चाहते थे। चाहे वो उनकी बुक के हिसाब से हो, चाहे मुस्लिम लॉ बोर्ड वाली बातें हो, या कई चीजें ऐसी हैं जिन पे उनके विचार कांग्रेस से नहीं मिलते थे। और ये भी एक सच्चाई है जो तारिक भाई ने कहा कि जब अम्बेडकर जी चुनाव लड़े थे तो खाली कांग्रेस ने नहीं, हिंदू महासभा ने भी उनका विरोध किया था, वो पॉलिटिक्स वाला मुद्दा था। बट ये भी एक सच्चाई है कि भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जैसा इंटेलिजेंट आदमी अभी तक तो मैंने शायद देखा नहीं। विवेक कोहली साहब जवाब आपका लूंगी, फिर उसके बाद राकेश शुक्ला जी आपके पास आते। देखिए, यहाँ जो थॉट्स ऑन पाकिस्तान बुक का जो उल्लेख यहाँ किया गया भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा, उसमें हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या लिखा है वो भी जरा बताए, नहीं तो मैं बताता हूँ। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू राष्ट्र के बारे में लिखा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक हम इस राष्ट्र के लिए एक बहुत भारी खतरा हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहे, आज जो कह रहे हैं ना उनको कुछ भी कहने दो, पर हिंदुत्व, स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए एक खतरा है।
इस आधार पर लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है हिंदू राष्ट्र को हर कीमत पर रोकना चाहिए। अभी ये बात हो रही है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कांग्रेस ने गिराया। अभी एक कुछ महीने पहले एक अशोक गोपाल ने एक अंबेडकर की जीवनी लिखी है, एक ऑथेंटिक जीवनी लिखी है। उस किताब में 794 एक फुटनोट है 50 पर कि गोपाल 18 जनवरी 1992 कमलकांत चित्रे को लिखे हुए खत का हवाला देते हैं जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुद लिखते हैं और वो पत्र उपलब्ध है कि लोकसभा चुनाव में बॉम्बे उत्तर आरक्षित सीट से उन्हें हराने की साजिश डांगे और सावरकर ने रची थी, जो कश्मीर विभाजन के उनके प्रस्ताव से भड़के थे। इसलिए निस्संदेह डांगे और प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता सावरकर के पराजय के पीछे है। और एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि ठीक है, मैं एक बात यहां मान ली कि अंबेडकर ने जो हिंदू कोड बिल पेश किया था वो नेहरू जी पास नहीं कर सके पार्लियामेंट। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ, ये जो तथाकथित हिंदुत्ववादियों के पुरखे वहां बैठे थे, सर, हाँ, जल्दी से, हाँ, क्या वो उस बिल को समर्थन कर रहे थे? उस बिल के खिलाफ संसद के बाहर मोर्चा निकालने वाले लोग कौन थे? विधवाओं को पुनर्विवाह नहीं करने देना चाहिए बोलने वाले कौन थे? ये भी तो जरा बताइए। यहाँ बीजेपी से रत्नाकर जी जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, मैं हालांकि अंतिम के 2 मिनट में ही हूँ, लेकिन आपकी एक प्रतिक्रिया जरूर जो कोडे साहब कह रहे हैं उसको लेकर लेना चाहूँ। 2 का मुकाबला मत करो और उसमें आप उनके साथ मत रहो, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। क्या कह रहे हैं आप कोडे साहब? कौन नहीं रहे? होना चाहिए। कौन नहीं रहे? क्या हुआ? वर्सेस 2 का मुकाबला मत करो, मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूँ आपको। नहीं, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई कोडे साहब। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपने जो पत्रकार लाए हैं वो पत्रकार भी भाजपा की साथ दे रहे हैं। हाँ। ये मैं बता रहा हूँ। कोडे जी, अपनी बात बड़ी समस्या है सर। पत्रकार, आप पत्रकार को अपने हिसाब का विश्लेषण तो करने दीजिए कि उसमें भी कांग्रेस से पर्ची आएगी। ये विश्लेषक लाए हैं वो भाजपा के हैं। अरे सर, उसमें भी कांग्रेस से आपके साथ तारिक साहब बैठे हैं ना। एक सेकंड कोडे साहब, तारिक साहब बैठे हैं ना यहाँ पर। 2 हो गए ना आप लोग एक तरफ बोलने वाले? तो 4 है। 2 हो गए ना आप लोग एक तरफ बोलने वाले? 4 है। अब दूसरे के नंबर से आपको परेशानी होगी। अपनी बात रखिए ना सर, आराम से समय मिल रहा है, उसको अच्छे से बताइए। आप किताब पढ़ के मुझे बताने लगे, उसका क्रक्स बताइए ना सर। क्या उन्होंने किताब का? अरे आप क्रक्स बताइए ना सर। तो ये नहीं, मुझे किताब का पन्ना थोड़ी पढ़वाना है आपसे। बाबा साहब क्या कहते हैं? रत्नाकर जी, ये नहीं बताना चाहिए। बाबा अरे सर, आप बैठे हैं ना, उसके लिए प्रवक्ता बनकर आप ही बताएंगे ना। ये हिंदू राष्ट्र कि पूर्णिमा मिश्रा बैठकर बताएंगी? अच्छा नहीं होगा, इस राष्ट्र के लिए खतरा होगा। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी कह रहे हैं बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड कैसा है, उसका उल्लेख किताबों में मिलता है। आती हूँ फिर राकेश शुक्ला जी, लूंगी आपसे क्लोजिंग कमेंट। देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरह से सदन में कल माननीय गृह मंत्री जी ने कांग्रेस के का खुलासा कर दिया, जिस तरह से उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का, हराने का और उनको दरकिनार करने का काम किया राज्यसभा में, कल माननीय गृह मंत्री जी ने बताया, पूरी तरह से देश की जनता उसको देख रही। ठीक है, उसको अब वो चीज को ये डाइजेस्ट, उसको हम कई बार सुन चुके हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वो क्लैरिफिकेशन की कांग्रेस ने अपने काल में क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन मैं एक स्टेटमेंट के साथ, आदर्श उपाध्याय जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ये कहते हैं कि आज भी जब आप दलितों के बीच में बैठेंगे तो वो कहेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर, अगर वो सुनेंगे अम्बेडकर 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 तो उनकी भावनाएं आहत होंगी। वो ये कह रहे हैं कि अग्रेसिव रहते हैं अमित शाह साहब, ये बात सच है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इन शब्दों से हो सकता है मुमकिन ठेस पहुंचे लोगों को। नहीं, देखिए अगर शब्दों का बात है, जहां तक मैं कहना चाहूंगा, जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गृह मंत्री ने कहा कि किस तरह से वो हमारी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की, हमारी वो पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान की तरह पूजती है और उनको सम्मान देती है, और हम हमेशा से सम्मान देने का काम किया है। चाहे वो बाबा साहब का मुंबई में इतना बड़ा स्टैचू बनाने का काम हो, चाहे तीर्थ स्थल 5 तीर्थ स्थल बनाने का काम हो,
हमने बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया है। और हमारी सरकार जब भी समर्थित सरकार थोड़ा सा मिस आउट कर गया आप, क्योंकि तारिक खान साहब ने इससे पहले जनसंघ और किस तरीके से उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर और उनको लेकर क्या किया उसका भी पूरा का पूरा बखान रखा उन्होंने, तो थोड़ा सा वो आप मिस आउट कर गए। और क्योंकि अब समय कम है, जल्दी से राकेश शुक्ला जी एक 30 सेकंड का आपसे सर क्लोजिंग कमेंट लेके वाइंड अप करूंगी सर। इतना कहूंगा, कोर्टे साहब अभी मेरा 2 बार 3 बार मेरा जिक्र किए। हाँ। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि कोर्टे साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि ओबीसी दलित समाज का व्यक्ति काबिल बने, और आप तो यहीं पे बैठकर उनका अपमान कर दिए ये बोल के कि यदि बाबा साहब नहीं होते तो आप यहाँ पे नहीं होते। वो चाहते थे कि सर्वहारा वर्ग के हों, वो दलित समाज का कभी प्रतिनिधित्व नहीं किए, हर उस गरीब व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किए। और इसलिए आप क्या ये मानते हैं कि आप काबिल नहीं है अभी तक? और आपने सीधे सीधे ये कह दिया कि बाबा साहब के कारण बैठे। बाबा साहब चाहते थे कि हर वर्ग का व्यक्ति काबिल बने, इसके लिए उन्होंने आरक्षण व्यवस्था लागू करवाई थी। ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास समय कम है। कोटे साहब आपका रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी काउंटर सर। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने ये कहा कि आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बैठा हूँ, नहीं तो मैं कहीं खेत में कुछ काम करते रहता। खेत में काम करने वालों का मैं कोई अपमान नहीं करना चाहता हूँ।